हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, एक और वैकेंसी एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से वैकेंसी कह लो या एलिजिबिलिटी टेस्ट कह लो, जो भी है आपका, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो नॉर्सेट रिलेटेड है। ठीक है, तो एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 6 की डेट्स जारी हो गई हैं, एग्ज़ाम्स डेट भी जारी हो गई हैं, फॉर्म एप्लीकेशन भी आपका एक्टिव हो चुका है। तो जिन भी कैंडिडेट्स को भरना है वो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को पूरे फुलफ़िल कर रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी कुछ ये मैंने इधर ऐड कर रखा है, ये आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स आपका क्या है, एप्लीकेशन बिगिन आपका हो चुका है 26/2 को। ये चलेगा कब तक आपका 17/3 तक, 17 मार्च शाम के 5 बजे तक आपका चलेगा। फिर आपको एक करेक्शन डेट देखने को मिलेगा 18 से 20 मार्च तक। अगर आपने फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई भी मिस्टेक की है जिसमें करेक्शन अगर पॉसिबल है तो वो आप 18 से 20 मार्च के बीच में कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 14/4 है। मेंस मतलब प्री स्टेज 1 जिसे हम प्री बोल सकते हैं, स्टेज 2 जो मेंस के रूप में हम बोलेंगे वो 5/5 को है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको दोनों एग्ज़ाम के पेपर में 1 मंथ से भी कम का समय मिलेगा। लगभग 20 दिन का समय आपको, मोटा मतलब ऐसा कहो तो 15-20 दिन का समय आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग अब जो मेन बातें हैं वो हम लोग कर लेते हैं। ये तो हो गई डेट्स की बातें। डेट्स आपका फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुका है, कब तक आपका फिल करना है। ठीक है, तो आपको 26 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। 17 मार्च शाम के 5 बजे तक आप कर पाओगे, फ़ी पेमेंट भी और लास्ट का एप्लीकेशन फिल भी। ठीक है, अब बाकी बात हम करते हैं इस एडवर्टीज़मेंट को लेके। तो ये जो आपका जारी हुआ है एडवर्टाइजमेंट नॉर्सेट 6 के लिए 26/2 को ही जारी हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 6 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट एट लेवल 7 इन पे मैट्रिक्स प्री रिवाइज पे बैंड 2 ऑफ रुपीज़। ये आपका पे बैंड रहने वाला है विथ ग्रेड पे आपका 4600 रहने वाला है। इसका ग्रुप बी के अंदर ये पोस्ट आता है। एम्स न्यू दिल्ली इसका पेपर कराने वाली है। अदर्स एम अवेलेबल वैकेंसी, अभी तक वैकेंसी जारी नहीं की है, इसमें और भी एम्स शामिल होंगे जो नीचे आपको मैं दिखा दूंगा। तो उसके बेसिस पे वो लोग अभी वैकेंसी आउट करेंगे। तो अभी वो वैकेंसी आउट हुई नहीं है एक्चुअली। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आप अगर नॉर्सेट भरना चाहते हो तो आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो पहला आपके पास बीएससी ऑनर्स नर्सिंग से होना चाहिए या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एनी इंडियन इंस्टीट्यूट काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल को रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये होना चाहिए। और में आपको दिया है, मतलब या तो ए होना चाहिए या तो बी होना चाहिए, मतलब नहीं बी अलग है। ये आपका बीएससी होना चाहिए, पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग एंड काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इतना। रजिस्टर्ड एट नर्सेज मिडवाइफ एंड स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अब ये तो हो गया 1 वाला बात। अब या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए, ये देखो यहाँ पे बीच में और है। अब और में क्या आता है, आपको या तो डिप्लोमा चाहिए जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ काउंसिल से, रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल्स, 2 years experience in minimum 50 bedded hospital after acquiring the educational qualification of mentioned above as applicable for all participating aims। तो ये सब चाहिए होगा आपको एलिजिबिलिटी नॉर्म से। ये सब अगर आप फुलफिल करते हो तो आप इस फॉर्म के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। रिमार्क्स में कुछ दिया गया है, द रिक्वायर्ड 2 year एक्सपीरियंस एज इन अबव इज एसेंशियल क्राइटेरियन। मतलब ये बिल्कुल जो एक्सपीरियंस का जो लिखा गया है 2 year एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल ही एसेंशियल क्राइटेरिया है आपका। टू बी वैलिड द एक्सपीरियंस शैल बी एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा उसके बाद का होना चाहिए। that after completing the residency period of course, declaration of result, registration with the state Indian nursing council। जो भी आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसका जो डिक्लेरेशन रिजल्ट होगा, मतलब रिजल्ट आया होगा, उस डेट के बाद से होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास, तभी आप इसके लिए फुलफिल कर सकते हो। एज लिमिट जो दिया गया है वो आपका 18 से 30 साल का दिया गया है। एज पर डिटेल एज रिलैक्सेशन आपको नीचे मिलेगा। एज शैल बी काउंटेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन फॉर्म आपका क्या होने वाला है, 17 मार्च होने वाला है। तो 17 मार्च से आपका एज कैलकुलेट होगा, यहाँ तक आपका 18 होना चाहिए और यहाँ तक आपका 30 होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो वापस से इनका भी फ़ी का वही है, 3000 फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स। SC ST EWS के लिए आपको
2400 फ़ी देने होंगे। और PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनको कोई सा भी फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है। और कैन बी प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट, इस तरह से आप पे कर सकते हो। एक बार अगर आपने कर दिया तो रिफंड नहीं किया जाएगा फ़ी किसी भी सर्कमस्टांसेस में। एप्लीकेशन फ़ी फॉर SC/ST कैंडिडेट हु अपीयर इन एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर वेरिफिकेशन SC/ST सर्टिफिकेट टू अपलोडेड एट लीस्ट स्टेज। चलिए SC/ST वालों का फ़ी तो ये लगेगा 2400, ठीक है। और जो एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा उनके बाद उनको रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आपको SC/ST सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके आपको फ़ी को जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम की डेट की बात कर लें तो ऑनलाइन CBT होने वाला है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा आपका। नॉर्सेट प्री का जो पेपर होगा वो 14 अप्रैल 2024, जिस दिन संडे पड़ रहा है वो दिन होगा आपका। और स्टेज 2 यानी मेंस जिसका होगा वो होगा 5 मई 2024, वो भी आपका संडे ही है। तो ये 2 डेट भी डिक्लेयर कर दी गई हैं इनके तरफ से कि एग्ज़ाम आपका इस डेट को होना है, ठीक है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात करें, जनरल कंडीशंस हैं आपके ये, तो आपको फॉर्म भरने की डेट यहाँ बता रखी है 26/2 और 17/3 तक होगा, 5 बजे शाम तक। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पे होगा। आप वेबसाइट पे जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। इस मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से आप फिल कर सकते हो। अदरवाइज सरकारी रिजल्ट पे भी आ चुका है, वहाँ से भी आप जाके फिल कर सकते हो। आपको इसकी जो एप्लीकेशन आप फिल करोगे उसका एक प्रिंट आउट, एक कॉपी आपको रखना है अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट। आपने जो पेमेंट किया है उसका भी आपको रिसिप्ट संभाल के रखना है फॉर द रिकॉर्ड्स, अगर बाई चांस आगे कोई समस्या होती है तो, ठीक है। आगे उसके बाद कुछ करेक्शन एडिट रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आपको कुछ एडिट करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई गलती हो जाता है, अगर उसका करेक्शन पॉसिबल है तो वो आप किस पीरियड में कर पाओगे, फॉर्म फिल होने के जस्ट नेक्स्ट डे, मतलब 17 तक आपका फॉर्म फिलअप डे है और 18 से 20 आप करेक्शन कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एप्लीकेशन विल क्लोज हो जाएगा आपका 17/3, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिल करने वाला पोर्टल होगा वो 17 मार्च 5 बजे को शाम को क्लोज हो जाएगा। ये लोग इतनी बार इसलिए बताते हैं कि आप लोग भूल ना जाओ। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हैं जो फुलफ़िल करते हैं इसके नॉर्म्स को, तो वो जल्दी से जल्दी मतलब अप्लाई कर ही दें, लास्ट डेट का वेट ना करें। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट इमेज ऑफ द फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन एज पर द गाइडलाइन मेंशन इन द अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन। जो भी फोटो इमेज या थंब इम्प्रेशन होने वाला है उनके लिए जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपलोड करोगे। जब आप अपलोड करने जाते हो तो वहाँ पे भी आपको शो हो जाता है कि इतने KB का चाहिए, इतना डायमेंशन का चाहिए। वहाँ एक लिंक भी आ जाता है जहाँ से आप एडिट भी कर पाते हो। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन एज़ पर द, यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख रहा है किसके लिए कितना 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 एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ग्रुप B के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर वो जाते हैं तो उनके लिए इस तरीके का दिया गया है। चलिए कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की बात कर लें तो ये आपका जो रहने वाला है द वैकेंसी ऑफ एडवर्टाइजमेंट फाइनेंस इतना 23-24 की है। देयरफॉर द NCL OBC इशूड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1/4/2023 टू इतना विल बी कंसिडर्ड वैलिड। अब ये लाइन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 1/4/2023 के बीच में 31/3/2024 तक अगर जिनका NCL OBC सर्टिफिकेट है उनको वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और इसके बाद का, इसके मतलब 1/4/2023 इतने के बाद का होगा, मतलब आफ्टर दिस पीरियड बिफोर दिस पीरियड उनका वैलिड नहीं माना जाएगा, मतलब इससे बाद का या इससे पहले का ये वैलिड आपको नहीं माना जाएगा। तो डेट्स भी आपको बता दी गई हैं कि अगर आप किसी भी स्पेसिफाइड कैटेगरी से हो और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको उस डेट के अंदर का होना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 की है। अभी 24 मार्च ख़त्म हो जाएगा तब वो फिर 24-25 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो 23-24 ही आ रहा है, तो इस बेसिस पे इनको बता दिएगा। और आई गेस वही आपका EWS का भी रहने वाला है, SC/ST का भी रहने वाला है, ठीक है। एज क्राइटेरिया आपको, मतलब सॉरी सर्टिफिकेट का डेट क्राइटेरिया। चलिए और कुछ इन्फॉर्मेशन है अगर देख लेते हैं नीचे कुछ। एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है किसी भी चीज़ को लेके तो वो बस और बस किसके जुडिक्शन में देखा जाएगा, दिल्ली कोर्ट के, मतलब फॉर्म दिल्ली के अंदर है तो जो भी कुछ होगा सब्जेक्ट इस चीज़ का वो दिल्ली कोर्ट्स के अंदर ही देखा जाएगा।
पैटर्न ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, पैटर्न आपका रहने वाला है, विल कंडक्टेड इन 2 सक्सेसिव स्टेजेस एज डिस्क्राइब्ड बिलो। स्टेज 1 आपका प्री होने वाला है, फिर मेन होने वाला है। स्टेज 1 में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है आपका, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका प्रीलिमिनरी स्टेज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये बस क्वालिफाइंग होगा, वेयर द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द टेस्ट विल अलाउड टू अपीयर इन स्टेज 2। पहला वाला जो पेपर होगा वो आपको क्वालिफाइंग होगा, स्टेज 2 में आप तभी अपीयर कर पाओगे जब आप पहले वाले को क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। और दूसरा आपका प्ली विल बी नॉट यूज फॉर डिक्लाइन मेरिट, मेरिट में जो पहला वाला स्टेज 1 का पेपर होगा वो मेरिट में हिस्सा नहीं लिया जाए, उसका मतलब कोई भी योगदान किसी भी तरह का नहीं होगा मेरिट या रैंक डिसाइड करने में। ड्यूरेशन जो एग्ज़ाम का होने वाला है वो 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। 100 MCQ रहने वाले हैं, 100 मार्क्स के होंगे फॉर 4 अल्टरनेटिव, हर का आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। 20 MCQ रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड, 80 MCQs रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्स बीइंग टॉट एट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल। आपको जो भी मतलब 20 क्वेश्चन आपको किसके देखने को मिलेंगे, जनरल नॉलेज से, 80 क्वेश्चन आपको आपके सब्जेक्ट से जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड से मिला के, मतलब एप्टीट्यूड में आपका कुछ भी पूछ सकते हैं, और 80 क्वेश्चन आपका होगा आपके नर्सिंग रिलेटेड कोर्स से, ठीक है। 1/3 होगा आपका नेगेटिव मार्किंग, मतलब अगर एक क्वेश्चन आप गलती करते हो तो 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन ईच ऑफ 18 मिनट्स ड्यूरेशन, 5 सेक्शन में डिवाइड होगा और 18 मिनट हर एक सेक्शन को दिया जाएगा, ठीक है। इस पेपर इस तरीके से आपका 90 मिनट का टोटल पेपर हो जाएगा। ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन, हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, और इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 5 सेक्शन मिला के, और टाइम हो जाएगा 18 सेक्शन को 18 मिनट पर सेक्शन मिला के 90 मिनट, ठीक है। देयर विल बी सीक्वेंस इन द ईच सेक्शन विल बी इनेबल टू व्यू आंसर क्वेश्चन, एक्सेस टू द वेब एक्टिव डिसेबल्ड लैब्स ड्यूरेशन नेक्स्ट ऑटोमेटिकली एक्टिविटी विजिबल एंड सो ऑन, मतलब जिस जो भी सेक्शन होगा वो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा, नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा, जैसे बैंक के पेपर में होता है सेम एज इट वही होगा। एग्जामिनेशन विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली, ईच सेक्शन विल अपीयर ओनली 1 by 1 ड्यूरिंग द 90 पीरियड ड्यूरेशन, 90 मिनट के ड्यूरेशन में आपको हर एक सेक्शन 1 by 1 देखने को मिलेगा, जिससे स्विच होता रहेगा वो और अपने आप सबमिट होगा। आपको जैसे मॉक टेस्ट में हमें सबमिट पहले अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो सबमिट करते हैं ना, उस तरीके से नहीं, वहाँ खुद से वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वालिफाइंग मार्क्स इन स्टेज 1, अब क्वालिफाइंग ये कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। क्वालिफाइंग मार्क्स इन स्टेज 1 नॉट प्री एग्जामिनर विल बी 50 परसेंटाइल्स फॉर UREWs, मतलब 50 परसेंटाइल आपको लाना है UREWs के लिए, 45 परसेंटाइल आपको OBC के लिए, 40 परसेंटाइल आपको SC ST के लिए, और PWD के लिए एडिशनल 5 परसेंटाइल रिलैक्सेशन, मतलब 35 मान लो इसके लिए। चलिए, ये आपका हो गया। और अकॉर्डिंग टू द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ PWD विल एज फॉलोज, UREWs 45 परसेंटाइल 40, SC ST 35 एज पर DOPT मेमोरेंडम। चलिए, ये तो हो गया बात। प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड, अब ये जब आ जाएगा क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर स्टेज 2, उसका कैसे बनेगा, कैंडिडेट क्वालिफाइंग एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन स्टेज 1 इक्वल टू 5 टाइम्स टोटल सीट इन कैटेगरी, इतना इतना विल बी एडिशनल पॉइंट, मतलब स्टेज 2 पे लगभग हर एक कैटेगरी से जितने भी सीट्स रहेंगे उसके 5 टाइम्स के बच्चों को बुलाया जाएगा स्टेज 2 में, ठीक है। ऑल क्वालिफाइड PWD विल कॉल्ड फॉर स्टेज 2, और PWD में जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हें स्टेज 2 के बुला लिया जाएगा, ठीक है। टाई केसेस आपका होगा, लास्ट कैंडिडेट इन लिस्ट कैंडिडेट कॉल स्टेज 2 विल बी ऑल्सो कॉल्ड फॉर स्टेज 2। चलिए, देयर विल बी सिचुएशन वेयर कैंडिडेट इज क्वालिफाइड बट नॉट कॉल्ड फॉर स्टेज 2, देयर मे बी अ सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि अगर आप स्टेज 1 को क्वालिफाई कर रहे हो और आपको स्टेज 2 में नहीं बुलाया जाए। क्यों हो सकता है ऐसा, क्योंकि इन्होंने कहा कि 5 टाइम्स को ही बुलाएंगे, क्या पता सेम मार्क्स आ जाए किसी का, और उनका फिर वो एलिजिबिलिटी अलग अलग तरीका होता है ना, डेट ऑफ बर्थ से करने का, अल्फ़ाबेटिकली नेम से करने का, तो वैसे में क्या पता कोई आ जाए कोई रह जाए, तो ये इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। मेन एग्जामिनेशन का भी आपका जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो 90 मिनट्स रहने वाला है, 100 क्वेश्चन ही आपके रहने वाले हैं यहाँ पे। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 का ही होने वाला है, 5 सेक्शन 18 मिनट का ही होगा, हर सेक्शन आपका 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबमिटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर 90 मिनट, अपीयर 1 by, ये भी सेम एज पर प्री ही है, ठीक है। यू विल नॉट अलाउड टू व्यू और आंसर एनी क्वेश्चन सेक्शन रेदर देन करेंटली एक्टिव, मतलब जो आपका जैसे कैसे रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश देते हैं, तो हम लोग क्वांट जब दे रहे होते हैं तो क्या हम लोग इंग्लिश का पेपर देख पाते हैं क्या बैंक में, नहीं देख पाते ना। सेम ऐसे भी आप जो एक सेक्शन दे रहे हो उस सेक्शन के अलावा आप किसी दूसरे सेक्शन पे स्विच नहीं कर सकते जब तक वो पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ भी आपको सेम परसेंटाइल है जो 50%, 45%, 40 ST, इस टाइप का। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, अगर टाई होता है तो क्या किया जाएगा, फर्स्ट यूजिंग बाय डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा ओल्डर कैंडिडेट को हायर मिलेगा पोजीशन। अगर इससे भी सॉल्व नहीं होता तो जिसके ज़्यादा गलत है, नेगेटिव मार्किंग विल बी यूज्ड
फिर द फ्यू रॉन्ग आंसर, जिसका भी कम होगा उसको ऊपर रखा जाएगा। मेरिट विल बी रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नॉर्सेट स्कोर, और फिर मेरिट नॉर्सेट स्कोर के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। सिलेबस आपका क्या है अकॉर्डिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन द एलिजिबिलिटी सेक्शन एडवर्टीजमेंट, ये आपका वहाँ पे दे दिया गया। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, एलोकेशन ऑन द, ये आपका चलो ये तो ऑर्डर ऑफ मेरिट आपको चॉइस फिर उस स्टेज 2 पे ही बनेगा आपका, जिस तरीके से आपके नंबर रहेंगे उस तरीके से आपको अप्लाई करना है। जाके यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन, इससे कंडक्टेड गाइडलाइंस आपको जो अगर पढ़ने हैं, फॉर्म किस तरीके से फिल करना है आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। अब जो लोग मतलब किसी तरह का मिसबिहेव या मिसकंडक्ट करते पाए जाते हैं उनके लिए किसी तरह का एक्शन लिया जा सकता है, ये आपको बताया गया है। हर एक एग्ज़ाम में वो तो बताया जाता है, इतना तो आपको पता होगा। ये बार लीगल जुडिक्शन के बारे में भी लिखा गया कि ये सिर्फ जुडिक्शन ऑफ दिल्ली कोर्ट के अंदर ही देखा जाएगा, किसी भी तरह का अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो। अब देखिए कौन कौन सा इसमें यहाँ पे आपको अनेक्चर 1 देखने को मिल रहा है, लिस्ट ऑफ एम्स वेयर नंबर ऑफ पोस्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर विल बी नोटिफाइड इन ड्यू टाइम। चलिए इतने सारे एम्स हैं जो हिस्सा ले रहे हैं, मतलब वैकेंसीज यहाँ से आने वाली हैं, ठीक है। अभी आउट नहीं किया गया कितना कितना आएगा, तो एम्स भटिंडा है आपका, एम्स भुवनेश्वर है, एम्स बिलासपुर है, एम्स देवघर है, एम्स गोरखपुर है, एम्स गुवाहाटी है, एम्स कल्याणी है, एम्स मंगलगिरी, एम्स नागपुर, एम्स दिल्ली, एम्स पटना, एम्स रायबरेली और एम्स रायपुर है आपका, एंड एम्स विजयपुरा जो कि ये जम्मू वाला है, ठीक है। और एनी अदर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल नॉट इंक्लूडेड इन एबव लिस्ट में ऑल्सो भी इंक्लूडेड बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर जो अभी इंक्लूड नहीं है वो क्लोजिंग एप्लीकेशन के पहले इंक्लूड अगर हुए तो हो सकते हैं, ठीक है। वैकेंसी और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट रिपोर्टेड इन ड्यू कोर्स टाइम, लास्ट डेट ऑफ मतलब क्लोज होने के एप्लीकेशन के पहले आपको एक वैकेंसी बता दिया जाएगा, भले वो टेंटेटिव हो, बाद में इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, लेकिन एक नंबर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है, एज पर डिसीजन इन 4th मीटिंग ऑफ CIB हेल्ड ऑन 27 जुलाई 2019 80% सीट आर रिजर्व फॉर फीमेल्स। ये देखिए एक जो बात है यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स में 80% सीट जो है किनके लिए रिजर्व्ड है, ये रिजर्व्ड है आपका फीमेल्स के लिए, एंड 20% फॉर मेल्स पार्टिसिपेटर, और इसमें 20% जो है वो किसके लिए रहेगा, बस मेल्स के लिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो लोग अगर जिन्होंने पहले दिया है उन्हें पता होगा ऑब्वियसली, बट क्योंकि ये 2019 में ही हुआ है, 27 जुलाई 2019 को ही, तो जो लोग ऑब्वियस पहले से दे चुके होंगे उन्हें तो ये जानकारी होगी, जो फर्स्ट टाइम जा रहे होंगे क्या पता उन्हें नहीं पता होगा, तो उन्होंने उसके लिए मैंने ये बता दिया, इन्होंने इंपॉर्टेंट करके वैसे भी लिख रखा है। फिर यहाँ पे कुछ आपका एक्सप्लेनेशन है एक्स सर्विस मैन को लेके, ठीक है। ये फिर आपका कुछ PWD कैंडिडेट्स के लिए हैं। फिर आपका ये टोल फ्री नंबर दिया गया है, अगर आप किसी तरह का कोई दिक्कत होता है इंक्वायरी रिलेटेड, हालांकि कोई फ़ायदा होता नहीं है इसका, कोई कॉल रिसीव नहीं करते हैं, कोई क्वारी का जवाब नहीं देते हैं, बट फिर भी इन्होंने दे दिया है, तो आप टोल फ्री नंबर यहाँ से, और टाइमिंग आपका 10 से 5 रहने वाला है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे होगा 10 से 1, ठीक है। और ये कुछ ये है आपका सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन एंड एग्जामिनी टेक ए कंप्यूटर, मतलब किसी तरह का आपका फिजिकल लिमिटेशन है, आप सब्सक्राइब रखना चाहते हो अपने लिए, तो वो आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। तो चलिए ये जानकारी थी आपको एम्स नॉर्सेट 6 को लेके, जो अभी जारी हो गई है, आप चाहो तो फिल कर सकते हो फॉर्म, ठीक है। आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से फिल कर सकते हो, ओके। चलिए थैंक यू।